द स्टेशनरी शॉप ऑफ तेहरान चैप्टर 16। इंशाअल्लाह तुम्हारा दाखिला हो गया, बाबा ने नाश्ते के समय कहा। एक पिता कब तक अपने बच्चे को दुखी देख सकता है। तुम यूं ही नहीं बैठी रह सकती रोया जून। तुम भी, जारी, तुम दोनों एक ऐसे देश में जिसने उम्मीद और अपने युवाओं को खो दिया है। खैर, तुम अपना भविष्य नहीं खो सकती। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। भगवान ने हमें 2 सुंदर बुद्धिमान बेटियां दी जो वादों से भरी हैं, है ना मनीजे जून? भगवान ने हमें बस ये 2 बच्चे दिए हैं। हमारी किस्मत में और बच्चे होना नहीं लिखा था। उन्होंने हमारे देश को लोकतांत्रिक क्यों नहीं बनने दिया? हम बस अपनी बात करना चाहते हैं। जनता को अपनी बात कहने का अधिकार मिले, है ना जून? ममन ने अपनी बड़ी बाहें मोड़ी और खिड़की की ओर बाहर देखने लगी। देखो, दिल टूटने में सदेह को सत्ता से हटाए जाने और जानमाल के नुकसान के बावजूद हमें जीना होगा, वरना नहीं। बाबा ने जोर देकर कहा कि रोया अंग्रेजी सीखना शुरू करे ताकि वह किसी अमेरिकी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के बारे में सोच सके। उन्होंने जारी को भी अंग्रेजी सीखने के लिए दाखिला लेने का सुझाव दिया। पहले तो रोया ने मना किया, लेकिन बाद में मान गई। यह उसके लिए दिल टूटने और दुख से उभरने का एकमात्र जरिया बन गया। यह एक अभूतपूर्व अवसर है, बाबा ने आगे कहा। इन बातों के बारे में सोचना भी नामुमकिन है। लड़कियां विदेश जा रही हैं पढ़ाई करने। मैं लड़कों को जानता हूँ, अमीर लड़के, धनी परिवारों से। हम तो बस बीच में फंसे हुए हैं। आखिर हम अपने साथ क्या कर रहे हैं? माँ मानो रोने ही वाली थी। लेकिन यह आधुनिक युग है। महिलाएं भी पुरुषों की तरह विदेशों में पढ़ाई करने जा सकती हैं। यूरोपीय ऐसा करते हैं, अमेरिकी ऐसा करते हैं। क्या हम पिछड़े हुए हैं? बिल्कुल नहीं। और यह सिर्फ अमीर महिलाओं के लिए ही क्यों होना चाहिए? अब एक विशेष कार्यक्रम है। मेरे बॉस मदद करने को तैयार हैं। उन्होंने पहले ही बहुत मदद की है। उनके बेटे ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था। तुम लड़कियां अग्रणी बनोगी। सोचो इसका क्या मतलब होगा। कितना बड़ा अवसर, एक अभूतपूर्व अवसर। जब तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारी उम्र की थी, अगर किसी ने हमसे कहा होता कि युवा ईरानी महिलाएं अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पढ़ने जा रही हैं, तो क्या तुम जानती हो हम क्या कहती? वे बिल्कुल पागल हो गए थे, ममन ने बुदबुदाते हुए कहा। हाँ, मेरा मतलब है नहीं। हम तो चकित रह जाते, बल्कि मुझे लगता है हमें गर्व होता। जारी ने आह भरी। काजेब आया और कुछ व्यंजन ले गया। रोया बैठी रही। शाह के बारे में आप जो चाहें कहें, लेकिन वह इन्हीं तरह की चीजों को संभव बना रहे हैं। वह महिलाओं की बहुत मदद कर रहे हैं, यह तो मानना ही पड़ेगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि अगर आप अमेरिका जाते तो क्या होते? बाबा ने पूछा। पागल, ममन ने कहा। नहीं, पागल नहीं। मैंने कहा कि आप अग्रणी हैं। आपकी पीढ़ी पहली पीढ़ी है जिसने ईरानी महिलाओं को इस तरह का अवसर दिया है। यह अविश्वसनीय है, बाबा ने अपना चेहरा मलते हुए कहा। रिश्तेदार मेरे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कहते हैं बेटियां विदेश भेजना अपमानजनक है। आप अपनी अविवाहित बेटियों को विदेश भेजने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? वे कहते हैं अविवाहित। रोया इस शब्द को सुनकर सहम गई। एक छवि बहमन और साहिला की शादी की उत्तरी तेहरान के एक बगीचे में हुई थी। ये दृश्य उसके दिमाग में गूंज रहे थे। बहमन की शादी को अब 2 महीने हो चुके थे। जहांगीर के अनुसार शादी बहुत ही भव्य थी। साहला किसी फिल्म स्टार जैसी लग रही थी। श्रीमती असलान ने अपनी खूबसूरती को और भी निखार दिया था। मैं बस इतना कह रही हूँ कि हमें कुछ करना होगा। यहाँ बैठे बैठे उदास रहने से तो हम बुढ़ापे में मुरझाकर कठिन हो जाएंगे। या फिर आप किसी अमेरिकी विश्वविद्यालय में जाकर पढ़ाई कर सकती हैं। जरा सोचिए, हवाई जहाज में बैठकर आसमान में उड़ने का मौका। हम अमीर नहीं हैं, मामन ने कहा। हम कई लोगों से ज्यादा अमीर हैं। यह किया जा सकता है। रोया ने अपने माता पिता से कहा था
कि वह कभी शादी नहीं करेगी और ना ही किसी दूसरे लड़के के पास जाएगी। जब से वह उस चौक पर बहमन का इंतज़ार कर रही थी और सिर्फ फखरी को मरते हुए देख रही थी, तब से 4 महीने बीत चुके थे और वह ज़्यादातर घर पर ही रही थी। कमरे में दरवाज़ा बंद करके रोती, मुश्किल से कुछ खाती, अंदर से खालीपन महसूस करती हुई। हाई स्कूल तो वैसे भी खत्म हो चुका था और उसकी योजना बहमन के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करने की थी। इसलिए उसके बिना असल में उसके पास कुछ था ही नहीं। आखिरकार वह जारी के साथ बाहर निकलने लगी और कभी-कभी उसके साथ किराने की दुकान तक पैदल जाती। उसे हमेशा शहर में बहमन या उसके किसी दोस्त के मिलने की आशंका सताती रहती। शर्म से वह भर जाती थी। अपनी नासमझी, अपनी मूर्खता और भोलेपन पर पछतावा और शर्म से। जहांगीर के यहाँ होने वाले नृत्य अब उसे उतने ही दूर और अजनबी लगते थे जितने सिनेमा, मेट्रोपोल में देखी गई विदेशी फिल्में। क्या वह सच में उन नृत्यों में गई थी? क्या उसने कभी बहमन की बाहों में टैंगो नृत्य किया था? क्या यह सच में हुआ था? अब उसके पास बस अंग्रेजी पढ़ने और जारी को नए शब्द सिखाने में मदद करने का ही समय था। रोया को साथ में पढ़ाई करने से कुछ राहत मिलती थी। हमेशा की तरह दिमागी कसरत ही काम आती थी। उसे सिर्फ फखरी की स्टेशनरी की दुकान में बिताए गए दिन याद आ गए। अब वह उस गली में बिल्कुल नहीं जाती थी। उसे उसके पास जाने की हिम्मत नहीं थी। अपनी तमाम यादों के साथ नहीं देख सकती थी। उसे झुलसा हुआ देखने के बाद तो बिल्कुल नहीं। उसे अब वही सपना आता था जिसमें वह दुकान पर जाती थी और सिर्फ फखरी को फिर से देखती थी। वह लड़की कौन थी जो इतनी उम्मीद से भरी हुई चिट्ठी देने या लेने की चाह में उनकी दुकान पर दौड़ी थी? वह लड़की कितनी मूर्ख थी। इसलिए मैं इन्हें संरक्षित रखना चाहती हूँ, बाबा कह रहे थे। रोया अपने शब्दों पर नियंत्रण खो बैठी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बेटियों के बारे में बात कर रहे हैं या आचार के बारे में। भले ही इसका मतलब यह हो कि मेरी बेटियों को विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने के लिए दुनिया के दूसरे छोर पर मुझे छोड़कर जाना पड़े। मुझे इस तरह मत देखो, मनी जेजून। बच्चों के लिए यदि हम बलिदान देते हैं, बच्चों के लिए। रोया जानती थी कि जारी के लिए पढ़ाई हमेशा मुश्किल रही थी। क्या उसके मन में अब भी यूसुफ के लिए भावनाएं थी? वह विश्वविद्यालय में चिकित्सा की पढ़ाई कर रहा था। ऐसा लगता था कि जारी का यूसुफ के साथ सिर्फ एक क्षणिक प्रेम संबंध नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा था। क्या वह सचमुच ईरान छोड़ना चाहेगी? क्या आपको पता है कि अमेरिका में विश्वविद्यालय में आवेदन करने की प्रक्रिया सीखना कितना मुश्किल था? मुझे अपने संदेहों को एक तरफ रखना पड़ा। मेरा दिल अभी भी आहत है। सच कहूँ तो मैं बहुत तनावपूर्ण हूँ। मामन अपनी सीट पर थोड़ी हिल गई। अगर मेरे बॉस ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन और जानकारी देने में मेरी मदद की पेशकश ना की होती, तो मुझे नहीं पता कि यह मैं कैसे कर पाता। जारी को यहीं रहने दो, मामन ने कहा। उसे जाना क्यों है? जारी को यहीं रहने दो। मनी जेजून, अगर वे साथ रहें तो ज़्यादा सुरक्षित है। ज़्यादा सुरक्षित? भला यह कैसे सुरक्षित हो सकता है? आप हमारी बेटियों को अमेरिका भेज रहे हैं, जहाँ वो किसी को नहीं जानती। आधुनिकता की भी सीमाएं होती हैं। क्या अपने बच्चों को विदेश भेजना आजकल का नया बुजुर्गा फैशन बन गया है? साह की बहन गई थी। हम साह की बहन नहीं हैं। हालांकि वे चारों मेज पर बैठे थे और काजेब बार-बार मक्खन और चाय लेकर आती जाती रहती थी। फिर भी चर्चा एक गुप्त चर्चा ही थी। ममन और बाबा के बीच एक बड़ा संघर्ष चल रहा था और रोया और जारी इस बात को जानती थी। मनी जेजून, मुझे बहुत मशक्कत करनी पड़ी। लड़कियों को इस बारे में सोचने के लिए जारी रखना ही मुश्किल था और पूरी प्रक्रिया को समझना भी आसान नहीं रहा। क्या आपको पता है कि मुझे अपने हर संपर्क का इस्तेमाल करना पड़ा, लगभग गिड़गिड़ाना पड़ा, यह सब सीखने के लिए कि यह सब कैसे किया जाता है। ऐसा कौन करता है? ममन की आंखों में आंसू आ गए। वे तो बहुत छोटे हैं। हमें आधुनिक सोच को अपनाना होगा। अगर मेरे बॉस मदद करने को तैयार है,
अगर उन्हें मौका मिल रहा है तो क्यों ना कोशिश करें। वे वापस आएंगी, उन्हें ऐसी शिक्षा मिलेगी जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी, और फिर वे हमारे पास लौट आएंगी। बाबा ने रोया की ओर इशारा करते हुए कहा। महीनों से वो बस रो रही है। यहाँ वो उदास और कड़वी होती जा रही है। रोया को लगा जैसे वो खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही है। उसकी भूमिका एक ठुकराई हुई प्रेमिका की हो गई थी, दया और उपेक्षा की पात्र। यह बेहद अपमानजनक था। और आपने देखा कि तख्ता पलट के बाद क्या हुआ? बाबा ने आगे कहा। स्टेशनरी की दुकान चली गई, इतने सारे लोग मारे गए, किस लिए? ईरान इस समय स्थिति में नहीं है। मैं चाहता हूँ कि यह स्थिर हो। आप भी चाहती हैं कि यह स्थिर हो। लगभग हो ही गया था। शायद इस देश के नसीब लोकतंत्र बनना ही नहीं है। भगवान जानता है कि हमने कितनी कोशिश की। मेरे पिता 1906 में संवैधानिक क्रांति के लिए लड़ रहे थे। उनकी उम्र इन लड़कियों की उम्र के बराबर थी। उनकी पीढ़ी ने हमें फारसी संसद दी। लेकिन अब हम कहाँ हैं? इस देश के साथ हमेशा 2 कदम आगे और 3 कदम पीछे वाली स्थिति रहती है। जब भी हमें कोई अच्छा प्रधानमंत्री मिलता है, उसे हटा दिया जाता है। अब शाह ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। वह पश्चिम का सिर्फ एक चमचा है। वह उनका कठपुतली है। तो क्या लड़कियों को पश्चिम जाना चाहिए? तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। हम यहाँ लोकतंत्र पर भरोसा नहीं कर सकते। वह सपना अब खत्म हो चुका है। हमें बस अभी सावधानी बरतने की जरूरत है। यह एक बीमा पॉलिसी है, मनी जे जून। शायद अगला नंबर हमारा हो। रोया कम पश्चिम में, उन्हें तख्ता पलट ये हमेशा देश समर्थकों के बारे में सड़कों पर थी। उसे गोली लग सकती थी। यह सुनकर ममन ने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया और चुप हो गई। मैं जाऊंगी, जारी अचानक बोली। वह एकदम सीधे होकर बैठ गई। जी बाबा जान, चलिए आवेदन करते हैं, कोशिश करते हैं। मैं जाऊंगी रोया के साथ, और फिर हम वापस आ जाएंगे। हम वापस आएंगे और जीवन भर आपके और ममन के पास रहेंगे, लेकिन एक ऐसी अमेरिकी शिक्षा के साथ जिसे कोई हमसे नहीं छीन सकता। बाबा बेहोश होने की कगार पर थे। उन्होंने बस इतना कहा, जारी, हाँ हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ। एक बार शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। जानते हो, विश्वविद्यालय में मिली अपनी डिग्री अपनी जेब में रख लो। वह जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगी। बस यही मेरा कहना है। खिड़की से आती धूप की किरण में धूल के कण तैर रहे थे। चाय में बरगामोट की खुशबू थी। रसोई में काजेब की आवाज सुकून देने वाली जानी पहचानी थी। बाहर एक फेरी वाला चुकंदर के बारे में शिकायत कर रहा था। रोया इस अपमान से छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन वह इन सब चीजों को नहीं छोड़ना चाहती थी। मम्मा की कोमल उपस्थिति, उसका शहर, उसका घर। वह अपने पिता को अलविदा नहीं कहना चाहती थी। वे यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं, वे यहाँ आवेदन कर सकते हैं, वे यहाँ डिग्रियां प्राप्त कर सकते हैं, मामन ने कहा। बाबा ने बस अपना सिर हिलाया। उन्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। वे सब जानते थे कि यहाँ का मतलब तख्ता पलट का शहर है। वह शहर जहाँ लोगों को बेवजह गोली मार दी गई थी, और वह शहर जहाँ रोया को उसके मंगेतर ने धोखा दिया था। उसे अभी भी शहर में घूमने में मुश्किल होती थी। कहीं वह बहमन से न मिल जाए, या साहला से, या इससे भी बुरा, उन दोनों को एक साथ। जारी ने चाय की चुस्की ली, और रोया उसे कहना चाहती थी, तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं। तुम्हारी जिंदगी यही है। मुझे लगता है तुम यूसुफ से प्यार करती हो। बिल्कुल करती हो। तुम यहीं रहो, सिर्फ इसलिए कि हम में से एक की जिंदगी पटरी से उतर गई है। इसका मतलब यह नहीं कि हम दोनों को अपना रास्ता बदलना होगा। तुम मम्मा और बाबा के साथ यहीं रहो, अपनी जिंदगी जियो। मेरी जिंदगी अधर में लटकी है, तुम्हारी नहीं। वह जानती थी कि उसे यह सब अपनी छोटी बहन को बताना चाहिए। एक अच्छी बड़ी बहन का यही फर्ज होता है, लेकिन उसका परिवार चाहे कितना भी आधुनिक क्यों ना हो। रोया में बाबा की बात ना मानने की शक्ति नहीं थी, या शायद वह जारी के बिना नहीं रह सकती थी। और बाबा द्वारा सोचे गए इस समझौते से मन ही मन राहत महसूस कर रही थी।
उसी शहर के एक दूसरे मोहल्ले में बहमन अपनी पत्नी के साथ बैठा था। जहांगीर के अनुसार बहमन ने प्रगतिशील अखबार में पत्रकार की नौकरी को कुछ समय के लिए टाल दिया था और तेल उद्योग में काम करना चाहता था, ठीक वैसे ही जैसे उसकी माँ चाहती थी। दुनिया बदलने वाले लड़के ने बस अपनी माँ की बात मान ली थी। रोया ने कल्पना की कि वह साहले के बगल में सोकर उठता है, उसके सामने कपड़े पहनता है और तेल से अधिकतम लाभ कमाने के तरीके सीखने पर काम करता है। यही वह जीवन था जिसे उसने चुना था, वही जीवन जो उसकी माँ के लिए चुना गया था और उन्होंने सब कुछ स्वीकार कर लिया था। वैसे भी प्रधानमंत्री मेसादेह अब जा चुके थे। बहमन और साहला का जीवन एक साथ बीता। उस आखिरी पत्र के बाद से उसने उससे एक शब्द भी नहीं सुना था। उसने न फ़ोन किया, न पत्र लिखा। उसे जहांगीर से ही उसकी खबर सुननी थी और वह उससे संपर्क करने के लिए बहुत स्वाभिमानी थी। आखिर वह उससे संपर्क क्यों करती? जिस तरह से उसने उसके साथ व्यवहार किया था, जब उसने अपने आखिरी पत्र में साफ-साफ लिखा था कि वह नहीं चाहता कि वह उससे संपर्क करे। वह बेताब नहीं थी, वह गिड़गिड़ाने वाली नहीं थी। आखिर वह खुद को समझता क्या था? वह उसके बारे में कितनी गलत थी, कितनी मूर्ख, कितनी नादान। यह सोचकर कि उसने साहला से शादी कर ली, रोया को शहर में हर जगह मिलने वाली सहानुभूति भरी निगाहों से नफरत थी। बेचारी, वे कितने आदर्श जोड़े थे। अब उसे देखो, क्या किस्मत है। आपको पता है, उसने आखिरी समय में स्टेशनरी वालों को खुद से दूर ढकेल दिया। उसकी मौत हो गई, बेचारा स्टेशनरी वाला। इस शहर में पहले की तरह जीना नामुमकिन था। शायद बाबा सही थे। उसे तेहरान छोड़ देना चाहिए। ज़रूर जाएंगे, हम साथ जाएंगे। बाबा जान, रोया ने कहा। उसका शरीर अपना आकार खो बैठा था। वह नाश्ते की मेज के ऊपर एक भूत की तरह तैर रही थी। हालांकि यह चांद पर जाने जैसा लग रहा था, लेकिन इससे यह गारंटी मिल गई कि वह बहमन से बच सकती है, कम से कम कुछ सालों के लिए। उसे होश आ गया। वह उस जगह से दूर रहेगी जहाँ श्री फखरी गिरे थे। वह उस दुकान के जले हुए अवशेषों से भी दूर रहेगी, जिसके बारे में किसी ने कहा था कि उसे बैंक की शाखा के रूप में दोबारा बनाया जाएगा। वह पढ़ाई करेगी और फिर देश की उन गिनी-चुनी महिलाओं में से एक बनकर लौटेगी, जिनके पास विश्वविद्यालय की डिग्रियां होंगी, और वह भी अमेरिका से। वह सचमुच नवशिक्षित आधुनिक वर्ग में शामिल हो जाएगी। वह अग्रणी बनेगी, क्यों नहीं? यहाँ उसका और क्या काम था? यहाँ तक जारी की बात है, रोया अपनी बहन का ख्याल रखेगी। वे ऐसा करेंगी। उनसे पहले भी कई लोगों ने ऐसा किया था। जो पहले बेतुका लगता था, देश बदल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी क्यों न बने? वे अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ जाएंगी और फिर उन सभी को धिक्कार है जिन्होंने उसे दया और निंदा भरी निगाहों से देखा था। बाबा ने सिर हिलाया और कहा, वह अपने बॉस से आवेदन के कागजात मांग लेंगे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, देखो, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। रोया ने उस रात अपनी बहन से कहा, जब वे सोने को तैयार थी, बाबा तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे। तुम्हारे और यूसुफ के बीच कुछ चल रहा है ना? है ना? आजकल तुम उसके बारे में बहुत चुप हो। तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? हर बात छुपाना तुम्हारी आदत नहीं है। इतनी खामोशी क्यों? देखो, मुझे पता है, तुम इसलिए कुछ नहीं कह रही हो क्योंकि तुम्हें डर है कि मैं कैसी प्रतिक्रिया दूंगी। खैर, चिंता मत करो। अगर तुम खुश हो, तो मैं भी तुम्हारे लिए खुश हूँ। तुम्हें मेरी रक्षा करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुम प्यार में हो, तो तुम्हें तेहरान में ही रहना चाहिए। जारी ने अपने बालों से पिन निकाल दी। जब से श्रीमती असलान ने रोया को बहमन की शादी की योजनाओं के बारे में बताया था, तब से जारी ने बालों में अखबार की पट्टियां लपेटकर लहरें बनाना बंद कर दिया था। वह दिन में अपने बालों को एक तरफ पिन से बांध लेती थी। इससे वह बड़ी और ज़्यादा समझदार दिखती थी। हाई स्कूल के आखिरी साल में पढ़ रही और साथ में अंग्रेजी पढ़ रही लड़की के लिए यह तरीका बिल्कुल सही था।
रोया यह देखकर हैरान थी कि पिछले 6 महीनों में उसकी छोटी बहन कितनी बड़ी हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो रोया और बहमन के अलग होने और श्री फखरी की मृत्यु ने जारी को भी जल्दी बड़ा होने पर मजबूर कर दिया हो। चिंता मत करो बहन। जारी के हाथ उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर टिके रहे। वह किसी प्राचीन कविता में वर्णित मूर्ति जैसी लग रही थी। क्या आप सब कुछ पीछे छोड़ने को तैयार हैं? अगर तुम जाओगी तो मैं भी जाऊंगी। हम साथ साथ शुरुआत करेंगे। और वैसे भी ये तो बस कुछ सालों के लिए है ना? शायद मुझे भी कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक दुनिया है। हम नई पीढ़ी की आज़ाद ईरानी महिलाओं से अगवा हैं। उसने बाबा की हूबहू नकल की, अपनी बहन की इस यात्रा में साथ देने की इच्छा से चकित और मन ही मन राहत महसूस करते हुए रोया यह सोचकर सो गई जैसे वह किसी चट्टान से बर्फीले उबड़ खाबड़ पानी में छलांग लगाने वाली हो। गर्मी की शुरुआत में डाक की चिट्ठियां आई। बाबा उन्हें अपने बॉस से ले आए जिन्होंने उनका अनुवाद किया। हाँ, उनके बॉस ने उनको आश्वस्त कराया। चिट्ठियों में हाँ लिखा था। बाबा के बॉस ने कैलिफोर्निया के एक छोटे से महिला कॉलेज में सिफारिश की थी जहां अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम था। इसलिए दोनों को दाखिला मिल गया था। हाँ, दोनों को जगह मिल गई थी। वे एक ही कक्षा में पढ़ेंगी क्योंकि रोया ने अपनी पढ़ाई हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1 साल इंतजार किया था। और हाँ, हाँ सच में उनका दाखिला हो गया था। नहीं, वे वहाँ अकेली ईरान महिलाएं नहीं होंगी। इस साल कुछ और महिलाओं का भी दाखिला हुआ है। शायद शाह के रिश्तेदार होंगे, मनन ने चिंता से कहा। लेकिन वह देर रात तक लड़कियों के लिए नए कपड़े सिलती रही। हर एक के लिए ब्लाउज, स्कर्ट और ब्लेजर से भरा हुआ एक बक्सा तैयार किया। उनकी बेटियां सबसे अच्छे कपड़े सिले बिना अमेरिका नहीं जा सकती थी। उन्होंने बाजार से मिलने वाले सबसे बेहतरीन और मुलायम सूती कपड़े दोनों के लिए एक एक ड्रेस बनाई। एक कॉलर के चारों ओर अपनी सुई चलाकर छोटे छोटे फूल की अपनी अनूठी कढ़ाई की। उसने बैटिस्ट कपड़ों को काटा और देर शाम तक काम करते हुए हर एक के लिए 4 अलग-अलग रंगों में ब्लाउज सिले। क्रीम, सफेद, हल्का गुलाबी और हल्का पीला। उसने शहर के उत्तरी हिस्सों की दुकानों से ब्लेजर और प्लीटेड स्कर्ट खरीदे और उन्हें बड़ी मेहनत से इस्त्री किया। हर ट्रंक के नीचे उसने बाजार से खरीदे हुए अंडरवियर और स्टॉकिंग्स बड़े ध्यान से रखे। रोया और जारी ने अविश्वास से मनन को उनके ट्रंक पैक करने में मदद की। बाबा की बची हुई सारी बचत हवाई टिकट खरीदने और छात्रवृत्ति से कवर न होने वाली ट्यूशन फीस के हिस्से में खर्च हो गई। उन्होंने सोने के सिक्कों का वह संग्रह बेच दिया जो उनके पिता ने उन्हें शादी के समय दिया था। अतिरिक्त आय के लिए वे देर रात तक काम करते थे। उन्होंने मनन से यह भी कहा कि वह अपने माता पिता की मृत्यु के बाद मिली थोड़ी सी विरासत को लड़कियों के साथ अमेरिका भेज दें। जिस दिन वे रवाना हुए मनन ने उनके सिर के ऊपर कुरान पकड़ी। रोया और जारी ने उनके नीचे 3 बार चक्कर लगाए, फिर अपनी यात्रा में सौभाग्य के लिए कुरान को चूमा। फिर सभी यात्राओं में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक छोटी सी रस्म थी। रोया और जारी ने इस अंधविश्वास का पालन किया। जब भी उनका परिवार यज़्द, इस्फहान या सिराज जैसे शहरों में छुट्टियां मनाने जाता था, तो यह एक धार्मिक परंपरा बन गई थी। वे तेहरान में अपने रिश्तेदारों से मिलने के बाद उत्तर के गांव में लौट रहे रिश्तेदारों के सिर के ऊपर कुरान लहराते थे। लेकिन रोया ने कभी नहीं सोचा था कि उस अमेरिका की यात्रा के लिए कुरान को अपने हाथों में लेकर चलना पड़ेगा। बहमन और श्री फखरी की मृत्यु का दर्द इतना गहरा था कि रोया को लगा जैसे उनकी त्वचा छिल गई हो, चढ़ गई थी। जब तक वह विमान में शामिल हुई, तब तक उनकी त्वचा, हड्डियां, आंखें और हाथ पर सब कुछ उनके वश में थे। लेकिन उनका दिल कहीं बंद था। उनकी बहुत सी मान्यताएं मिट चुकी थी। उनका दिल बंद हो जाएगा। उसने खुद से यह वादा किया। उसके बाल करीने से संवारे हुए थे। सूटकेस का हैंडल उसकी हथेली में चुभ रहा था
और किसी तरह उसके पैर एक के बाद एक आगे बढ़ रहे थे। वह देख सकती थी कि जारी चिंतित थी, लेकिन थोड़ी उत्साहित भी थी। उसने ममन को रोते हुए सुना, बाबा को पैसे गिनते देखा, बैंक से मिले हरे रंग के कुछ अपरिचित नोटों की एक मुट्ठी भरा गुच्छा, और उन्हें देते हुए देखा। उसने यह सब सपने में देखा। हवाई अड्डे पर जाते समय आसमान गहरे नीले रंग का था और ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है। बादल इतने घने थे, लेकिन धूसर बादलों के गुच्छे बस नीचे और घने ही बने रहे। वे जानी पहचानी इमारतों और गलियों के पास से गुजरे, उन दुकानों के पास से जिनके पास वे अनगिनत बार गुजरे थे। कैफे घनादी, उनका पुराना स्कूल और सोराया स्ट्रीट पर ममन का बचपन का घर। बाबा ने लंबा रास्ता लिया और उन्हें इस शहर की आखिरी झलक दिखाई, जो कम से कम कुछ समय के लिए उनके लिए अदृश्य होने वाला था। उन्होंने जानबूझकर सेपा चौक और स्टेशनरी की दुकान को छोड़ दिया। रोया को अपने घर, अपने माता पिता और उन चीजों के लिए प्यार का सैलाब उमड़ आया जिन्हें वह पीछे छोड़ रही थी। हमें कैंपस बहुत पसंद आएगा, है ना रोया? जारी ने हाथ दबाते हुए कहा। रोया ने सिर हिलाया। देश में रहने का कोई फायदा नहीं है। बाबा ने ऐसा जताने की कोशिश की जैसे उन्हें इस बात पर पूरा यकीन हो। उन्होंने हमारे सच्चे लोकतांत्रिक नेता को सत्ता से हटा दिया। अब विदेशी ताकतें और उनके चमचे जो हमारे साथ रह सकते हैं, अभी तो रहने का कोई फायदा नहीं। जाओ जाओ और आजाद हो जाओ। जितना सीख सको सीख लो। तानाशाह के चंगुल में फंसे रहने की और ऐसी सरकार के साथ रहने से तो बेहतर है जो जब चाहे गोली चला सकती है। रोया और मनन ने उसे रोकने और यह कहने का इंतजार किया, मेहदी, यह बकवास बंद करो। शाह विरोधी बयानबाजी बहुत हो गई, लेकिन कार में बैठी रोया ने सिसकियों को रोकते हुए एक शब्द भी नहीं कहा। लड़कियां विमान पर सवार हुई। जैसे ही विमान शहर के ऊपर से गुजरा, उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उन्हें यकीन नहीं था कि कहीं वे मर न जाएं। यह चीज हवा में कैसे टिकी रहती है। जब विमान ने रफ्तार पकड़ी और जादुई ढंग से आसमान में ऊपर उठा, तो रोया को लगा जैसे वह लगभग पूरी तरह से नहीं उन बादलों को छू सकती है जिसमें मूसलाधार बारिश भरी थी। जैसे जैसे वे ऊपर उठते गए, वह चाहती थी कि तेहरान के ऊपर लटके हुए घने बादल आखिरकार अपनी मूसलाधार बारिश बरसाए, टूट जाए और पूरे शहर में और उनमें रहने वाले हर किसी व्यक्ति को आंसुओं की सुनामी से भिगो दे। लेकिन शायद तेहरान के ऊपर छाए हुए ये भूरे सब बादल अपने ही अंदर दबाए रहे और बारिश की एक भी बूंद नहीं बरसाई। जैसे जैसे वे दूर उड़ती गई, यह सोचकर वह दंग रह गई कि उसके गृह नगर में ऐसी बहुत सी बातें होंगी जो वह कभी नहीं जान पाएगी। थैंक यू।